रहमान स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडेंस के चैप्टर 23 को। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो सीवीएस के आखिरी दो है 23-24 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से खास तौर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली दो हार्ड साउंड की बात की गई है। फर्स्ट हार्ड साउंड इज लब, सेकंड हार्ड साउंड इज डब। ये दोनों हार्ड साउंड वैल्व्स के क्लोज होने से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है, फर्स्ट हार्ड साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पे एओर्टिक वैल्व और पल्मोनरी वैल्व तो खुल जाते हैं, लेकिन एवी वैल्व्स जो होते हैं यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व वो क्लोज होते हैं। इनकी क्लोजिंग की वजह से, इनकी क्लोजिंग के बाद जब ब्लड इन पे स्ट्राइक करता है तो उससे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वो वाइब्रेशन फॉरन वॉल्स ऑफ द हार्ट में जाती है और इन सारी जगहों पर ट्रेवल करती है। ये जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कहते हैं लब। ठीक है, ये फर्स्ट हार्ट साउंड है। ठीक होगी बात। एवी वैल्व के क्लोजर की वजह से बन रही है फर्स्ट हार्ट साउंड। इन द स्टार्ट ऑफ सिस्टोल बन रही थी फर्स्ट हार्ट साउंड। ये एमसीक्यूज होते थे ना, तो आपको पता होना चाहिए। इन द स्टार्ट ऑफ सिस्टोल एवी वैल्व की क्लोजिंग की वजह से, और लब कहते हैं इसको हम। सेकंड हार्ट साउंड कब होती है? जब हार्ट हल्का सा रिलैक्स करना यानी रिलैक्स करना स्टार्ट करता है। एट द एंड ऑफ सिस्टोल आप कह सकते हो, या एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो सेमीलुनर वैल्व होती है यानी कि एओर्टिक वैल्व, पल्मोनरी वैल्व वो क्लोज हो जाते हैं और एवी वैल्व ओपन होते हैं। ठीक, तो ये जो सेमीलुनर वैल्व क्लोज हुए हैं, खासतौर पर एओर्टिक वैल्व क्लोज हुआ है, उस पर जब आके ब्लड स्ट्राइक करेगा, एओर्टा से ब्लड आके स्ट्राइक करेगा, क्योंकि जाहिर वजह ब्लड वापस आना चाह रहा था, वैल्व क्लोज हो गया, ब्लड जब स्ट्राइक करेगा तो ये वैल्व भी, और ये यहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी और वो वैल्व्स बल्ज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होगी उसको हम कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस बात की जाए तो फर्स्ट हार्ट साउंड लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, 0.14 सेकंड की होती है, और सेकंड हार्ट साउंड शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है, 0.11 सेकंड की होती है। ठीक, जिसका टाइम ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसका टाइम कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी कम, सेकंड हार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ एवी वैल्व से प्रोड्यूस हो रही है, एवी वैल्व की टॉटनेस कम होती है। सेकंड हार्ट साउंड एओर्टिक या दूसरे सेमिलुनर वैल्व्स की क्लोजर से प्रोड्यूस हो रही है, सेमिलुनर वैल्व्स की टॉटनेस ज्यादा होती है। तो टॉटनेस ज्यादा का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा और टाइम कम। यहां तक बात समझ में आ गई। इसमें बस ये उन्होंने इलास्टिसिटी का बताया हुआ, वो टॉटनेस वाली बात होगी, मैंने को पहले बता दी। फिर आती है थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड का प्रोड्यूस, अच्छा एक और चीज में रखिएगा, जो हार्ट साउंड नॉर्मल इंसान के अंदर सुनी जा सकती हैं, विच कैन बी ऑस्कल्टेटेड, वो फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। अभी मैं आपको क्वेश्चन की बुक पे दिखाता हूँ। अच्छा जी, थर्ड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना शुरू करते हैं आफ्टर 1/3 डायस्टोल। जब एट्रिया से ब्लड आ रहा होता है तो वो ब्लड स्प्लैश कर रहा होता है या वो वेंट्रिकल के अंदर आ रहा होता है, उसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। ये हमें आम ईयर से ऑडिबल नहीं होती। फिर आती है फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड जब फाइनली वेंट्रिकल्स कुछ हद तक भर चुके हैं, अब लास्ट 1/3 ऑफ द डायस्टोल में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स में ब्लड डालेगा, इसकी वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी, इसको हम कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। ये किन लोगों में ज्यादा सुनाई देती है? जिन लोगों में वेंट्रिकल्स खुद से सही से भर नहीं सके, एट्रिया को ही ज्यादातर भरना पड़े। वैसे तो हर इंसान में एट्रिया पंप करता है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों पे हार्ट बिल्कुल एट्रिया पे ही डिपेंडेंट है पंप करने के लिए, वेंट्रिकल सही से काम नहीं करते, या वो बता रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ डिक्रीज वेंट्रिकुलर वॉल कंप्लायंस, ऐसे वेंट्रिकल्स में इशू है, उनके अंदर फोर्थ हार्ट साउंड हमें ज्यादा ऊंची सुनाई देती है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहां तक जो फोर हार्ट साउंड हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको पांच पेपर में दिखाऊं तो बल्कि क्वेश्चन आते ही यहां से हैं। सबसे पहले देखिएगा, सेकंड और थर्ड हार्ट साउंड के बारे में बताएं, ब्रीफ सा उनका इंट्रोडक्शन। उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, गिव फीचर द मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड, किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। व्हाट इज मरमर, मरमर को भी हम आगे पढ़ते हैं कि मरमर क्या होता है। अच्छा जी, अच्छा ये बुक का भी मैं आपको वीडियो के एंड में इंशाल्लाह बता दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं, वो जो मैंने आपसे कहा था ना, ये देखो उन्होंने कहा हेल्दी मैन है, उसके चेकअप के दौरान हमें जो आवाज सुनाई देती है उसके बारे में बताएं। तो मैंने आपको बताया था हेल्दी मैन में नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट होगी। फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड की यानी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दी। फ्रीक्वेंसी वैल्यू नहीं पता, बस ये बता दो एक में ज्यादा होती है एक में कम होती है, वो जरूरी नहीं है आपको वैल्यू पता हो। अच्छा जी, फिर आगे हम देखते हैं, ये देखिएगा, गिव फीचर इन कॉजेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड। तो ज्यादातर जो 23 के क्वेश्चंस हैं, एक तो 23 से क्वेश्चन आते ज्यादा हैं और वो आते भी फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड या थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड, इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। और खासतौर पर मैंने आपको बताया, जो उन्होंने कंडीशन आपको बतानी है कि एक यंग बंदा है, हेल्दी बंदा है, उसमें सिर्फ दो आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो कौन कौन सी बातें। ठीक है जी, अच्छा यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आती है चेस्ट सर्फेस पे एरियाज ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, चार वैल्व है, चार वैल्व की आवाज सुनने के लिए चार मुख्तलिफ जगह हैं। एओर्टिक वैल्व के लिए हमारे पास एओर्टिक एरिया है, पल्मोनिक, अच्छा फिर पल्मोनरी वैल्व के लिए पल्मोनिक एरिया, उसी तरह ट्राइकस्पिड एरिया, मिट्रल एरिया। एओर्टिक एरिया कौन सा होता है? अपवर्ड अलोंग द एओर्टा।
पल्मोनरी एरिया कौन सा होता है? अपवर्ड अलोंग द पल्मोनरी आर्टरी। ट्राइकस्पिड एरिया कौन सा होता है? ओवर द राइट वेंट्रिकल। और मिट्रल एरिया होता है एपेक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये एमसीक्यू खासतौर पर पूछ लेते हैं कि फला इशू आ रहा है, फलाने वेल्व का इशू है, आप मुझे बताएं स्ट्रेच कहाँ पे रखेंगे तो हमें एब्नॉर्मल साउंड पता चलेगी। तो उसी वेल्व के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह। बहुत सिंपल सा है, एओर्टिक वेल्व का एओर्टा के ऊपर, पल्मोनिक वेल्व का पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर, ट्राइकस्पिड एरिया का आपका राइट वेंट्रिकल के ऊपर, और मिट्रल वेल्व का लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर नहीं बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल के एपेक्स पे। ठीक है, फोनोकार्डियोग्राम क्या होता है? हम जो रिकॉर्डिंग नोट कर रहे होते हैं अपनी खास डिवाइस से, उस रिकॉर्डिंग को वो जो मेजर हो जाती है उसको हम कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम। फिर आती है वैल्वुलर लीजन्स। इसमें सबसे पहले रेहेमेटिक फीवर है। रेहेमेटिक फीवर भी इंपॉर्टेंट है। फीवर बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हार्ट वेल्व्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक, अब अगर इसका तरीका समझो होता बेसिकली क्या है, बंदे के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स होते हैं, इन टॉक्सिन्स के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ये जो टॉक्सिन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की हैं, कुछ एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के नॉर्मल चीजों को भी खराब कर देती हैं। ठीक, वो जो अपनी चीजों को खराब करती हैं उनमें से एक चीज हार्ट वेल्व्स है। तो बॉडी खुद ही अपने हार्ट वेल्व्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, बॉडी की अपनी ही एंटीबॉडीज अपने हार्ट वेल्व्स को खराब कर रहे होते हैं। जब अपने ही हार्ट वेल्व्स को खराब करते हैं तो इसको हम कह देते हैं, तो ये मतलब हार्ट की कार्डियक आउटपुट और उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये हो गया आपके पास रेहेमेटिक फीवर। अच्छा, क्लिनिकल आपसे किस तरह पूछ सकते हैं कि ये एक बंदा है, उसको ये उसके सिम्टम्स हैं सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर और मिडिल ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, उसको मिडिल ईयर इन्फेक्शन वगैरह है, उसकी कार्डियो बड़ी थोड़ी है, तो आपके ख्याल से कोई क्या बीमारी है? तो वो ऑटो इम्यून डिजीज है, रेहेमेटिक फीवर है या रेहेमेटिक वैल्वुलर लीजन्स। फिर स्कारिंग ऑफ द वैल्व्स, दो तरह की वैल्व्स की एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं, एक स्टेनोसिस और दूसरा रीगर्गिटेशन। अगर तो वैल्व प्रॉपर तरीके से खुल नहीं सकता उसको कहते हैं स्टेनोसिस, और अगर खुलता है प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो सकता इसको कहते हैं रीगर्गिटेशन। अब हमने दो वैल्व्स की यानी एओर्टिक वैल्व्स की और मिट्रल वैल्व्स की, दोनों की हमने स्टेनोसिस भी पढ़नी है और रीगर्गिटेशन भी पढ़नी है। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं कॉजेज ऑफ वैल्वुलर लीजन, उसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। एक तो हमने कहा ना वो स्टिकी हैं, वो जो फ्लैप्स हैं वो स्टिकी हैं इसलिए प्रॉपर्ली खुल नहीं पा रहा, या फ्लैप्स इतने स्टिफ हैं तो प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पा रहा, या पहले हमने बताया रेमेटिक फीवर डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अलावा और भी कॉजेज हो सकते हैं, कंजेनिटल कॉजेज वगैरह, डिफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, पैदाइशी तौर पे बंदे के अंदर कोई इशू है। तो ये मुख्तलिफ कॉजेज हैं वैल्व के प्रॉब्लम्स के। ठीक है, अब हम देखते हैं जब वैल्व में प्रॉब्लम आता है तो होता बेसिकली क्या है। सबसे पहले एओर्टिक स्टेनोसिस को देखते हैं। जब एओर्टिक वैल्व का स्टेनोसिस होता है यानी एओर्टिक वैल्व प्रॉपर्ली खुल नहीं पाता तो उससे एक वो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से बहुत प्रेशर से निकलता है, एक नोजल इफेक्ट आता है। ठीक है, जाहिर बात है जब वैल्व पूरी तरह खुल नहीं पा रहा, ब्लड बहुत प्रेशर से निकलेगा, जब ब्लड बहुत प्रेशर से निकलेगा तो हमें काफी आवाज सुनाई देगी। इसको हम, ये आवाज जो होती है ये हम चेस्ट पे, अपर चेस्ट पे और नेक पे भी हाथ रख के इसको सुन सकते हैं, ये आवाज फील कर सकते हैं। ऐसी आवाज को जो हम इतनी आसानी से फील कर सकते हैं उसको हम कहते हैं थ्रिल। ठीक, थ्रिल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि पूरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल के दौरान, जिसमें वेंट्रिकल ब्लड को फ्लो कर रहा होता है, उसके दौरान हमें काफी आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि वैल्व ठीक से खुला हुआ नहीं है और ब्लड बहुत प्रेशर से निकल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर एओर्टिक रीगर्गिटेशन। इसमें यही होगा कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो कुछ ना, क्योंकि एओर्टिक वैल्व जो है वो सही से बंद नहीं हो पा रहा, तो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के दौरान कुछ ना कुछ ब्लड एओर्टा से वापस आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। जाहिर सी बात है जब ये डायस्टोल के दौरान हो रहा है तो एओर्टिक रीगर्गिटेशन ड्यूरिंग द डायस्टोल हमें आवाज सुनाई देगी, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के दौरान हमें एक आवाज सुनाई देगी क्योंकि ब्लड वापस वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा होता है। दो चीजें हो गई। उसके बाद आते हैं मिट्रल वैल्व की तरफ। मिट्रल वैल्व कौन सा वैल्व होता है? जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। अच्छा, मिट्रल वैल्व का अगर रीगर्गिटेशन हो जाए तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल सही से फिल नहीं हो सकेगा। क्यों? रीगर्गिटेशन का मतलब है कि वैल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, कुछ एओर्टा में भी जाएगा लेकिन कुछ वापस एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इशू आ गया आपके पास। और इसी तरह से मिट्रल स्टेनोसिस की बात की जाए तो मिट्रल वैल्व प्रॉपर्ली क्लोज ही नहीं हो, मिट्रल वैल्व बहुत थोड़ा ओपन होता है। तो इससे होगा यही कि आपका जो लेफ्ट एट्रिया है वहां से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में बड़े प्रेशर से आएगा और जितना आना चाहिए हकीकतन उतना नहीं आ सकेगा। इन दोनों में आपकी जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो रही है। ठीक, इसमें वेंट्रिकल में ब्लड आ गया था लेकिन कुछ बैकफ्लो कर गया और इसमें वेंट्रिकल में ब्लड आया ही थोड़ा। तो इन दोनों के अंदर ये एक मसला तो आपके पास आ ही रहा होगा। इन दोनों के हम डायग्राम्स को देख लेते हैं। ये देखिएगा मिट्रल रीगर्गिटेशन को। मिट्रल रीगर्गिटेशन में सिस्टोल के दौरान चूंकि वापस ब्लड एट्रिया के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे हमें हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। और मिट्रल स्टेनोसिस में डायस्टोल के दौरान चूंकि ब्लड बड़े मतलब सही से आ नहीं पा रहा आपके वेंट्रिकल्स में, बड़े प्रेशर से आ रहा है वेंट्रिकल्स में, तो डायस्टोल के दौरान हल्की हल्की आवाज आ रही है। मिट्रल वैल्व के प्रॉब्लम में आवाज बहुत थोड़ी आ रही होती है, आप देख सकते हैं। और एओर्टिक वैल्व के प्रॉब्लम में आवाज काफी ज्यादा आ रही होती है क्योंकि जारी बात है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन वहां पर रोल प्ले कर रही है, तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत जोर से हो रही होती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने ये चीज पढ़ ली। फोनोकार्डियोग्राम्स ऑफ वैल्वुलर मर्मर्स कि ये हमने आपको फोनोकार्डियोग्राम्स दिखा दिया, आपको पता है ये फोनोकार्डियोग्राम्स होते हैं। अच्छा, यहां तक चूंकि चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी ना,
इसलिए मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाया, आगे थोड़ा सा हम तेज करने लगे हैं। अच्छा, इन दोनों मिट्रल वाल्व के प्रॉब्लम में हमने देखा कि हार्ट की पंपिंग इफेक्ट हो रही होती है। इस पंपिंग की कमी को हम ओवरकम किस तरह करते हैं। नंबर एक, हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर ब्लड का इंक्रीज कर देता है। नंबर दो, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। हम लोग रिटेंशन ऑफ फ्लूइड करते हैं, आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस से ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं ताकि मतलब फंक्शनिंग को प्रॉपर किया जा सके। फिर आता है एओर्टिक वाल्वुलर लीजन्स में भी एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट कोरोनरी ब्लड फ्लो। आपके इशू पहले हम कह चुके हैं कि मिट्रल वाल्व की वजह से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड आता है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर यानी ब्लड जमा होना शुरू होता है, जाहिर सी बात है। लेफ्ट एट्रिया में ब्लड जमा होगा तो लंग्स में भी जमा होगा, पल्मोनरी एडिमा, ठीक। लेफ्ट एट्रिया में जमा होगा, लेफ्ट एट्रिया का साइज बड़ा होगा, प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रिया के अंदर सर्कस मूवमेंट हो जाएंगी जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज कर देगी, ये भी बात ठीक हो गई। उसके अलावा फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल सही से कम ब्लड पंप कर सकेगा बॉडी तक, तो बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर कम होगा, आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो किडनी में एक्सक्रीशन कम तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये मुख्तलिफ एबनॉर्मैलिटीज थी जो कि बड़ी सिंपल थी। फिर सर्कुलेटरी डायनामिक्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज के अंदर जिस बंदे के अंदर ये वाल्व के प्रॉब्लम होंगे वो एक्सरसाइज मतलब कम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर हार्ट पहले बेचारा बड़ी मुश्किल से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, मजीद अंदर हार्ट के अंदर काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो मजीद नहीं है उसको हम कहते हैं कार्डियक रिजर्व कम होता है या रेस्पिरेटरी रिजर्व कम होता है, ठीक है। फिर आते हैं एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स की तरफ। तीन तरह की बातें यहाँ पे करनी है। एक स्टेनोसिस है मुख्तलिफ जगहों पे, दूसरा लेफ्ट टू राइट शंट, तीसरा राइट टू लेफ्ट शंट। स्टेनोसिस में तो कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा का जिक्र करते हैं, ये पहले हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं। एओर्टा जब कोएक्ट होता है तो एओर्टा से नीचे वाले एरिया में आर्टीरियल प्रेशर कम होता है। किडनीज को लगता है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। एज अ रिजल्ट एओर्टा से नीचे वाले एरिया में तो प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन ऊपर वाले एरिया में प्रेशर नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं ये दो चीजें, टेराटोलॉजी ऑफ फेरेट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। यार ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजी में भी हैं और ये फिजियोलॉजी में भी हैं और कुछ एनाटॉमी में भी हैं। तो ये चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डक्टस आर्टेरियोस होता क्या है। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर रहा होता है डक्टस आर्टेरियोसिस। जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में यानी फीटस के अंदर पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, एओर्टा में प्रेशर कम होता है, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में जा रहा होता है। बेसिकली काम तो प्लेसेंटा कर रहा है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आफ्टर बर्थ क्या होना होता है, एओर्टा के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर देता है, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर डिक्रीज कर देता है, तो एओर्टा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाना शुरू हो जाता है। जब ये इतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आता है सॉरी, तो डॉक्टर आर्टेरियोसिस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन अच्छी करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर आर्टेरियोसिस ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है, लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स के अंदर, कुछ बेबीज के अंदर 1 आउट ऑफ एवरी 5500 बेबीज के अंदर ये एबनॉर्मैलिटी होती है कि डक्टस आर्टेरियोसिस खत्म नहीं हो पाता। इस एबनॉर्मैलिटी की वजह से इस एबनॉर्मैलिटी को हम नाम देते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, यानी डक्टस आर्टेरियोसिस खत्म नहीं हुआ। ये राइट टू लेफ्ट शंट होता है, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड जा रहा है, या एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा होता है। मसला इससे क्या बनता है, जितना ब्लड हमने पंप किया उसमें से कुछ ब्लड तो वापस चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, यानी दोबारा लंग्स में चला गया, तो ब्लड की रीसर्कुलेशन इन द लंग्स होती चली जाती है, जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एओर्टा के थ्रू कम वॉल्यूम में ब्लड जा पा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को बेचारे को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, कार्डियक रिजर्व कम होगा, रेस्पिरेटरी रिजर्व कम होगा। ये चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली। हार्ट साउंड मशीनरी में यहाँ पे जो हो रहे होंगे उसके बारे में बताते हैं। जिसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है उसके अंदर हार्ट साउंड कॉन्टिन्यूसली ज्यादा कम होती चली जाती है, सिस्टोल में ज्यादा डायस्टोल में कम। तो वो आपको दिखाते हैं हम फोनोकार्डियोग्राम, ये आप देख सकते हैं हार्ट साउंड इंक्रीज डिक्रीज। ये जो पर्टिकुलर हार्ट साउंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में आ रही होती है, इसको हम कहते हैं मशीनरी मर्मर, ठीक है। तो मशीनरी मर्मर किसमें होता है पता होना चाहिए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में मशीनरी मर्मर होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हार्ट साउंड मशीनरी मर्मर, वैक्सिंग एंड वेनिंग या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मर्मर। फिर आती है टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट या राइट टू लेफ्ट शंट। इसमें बेसिकली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से राइट साइड पे जा रहा था। टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है, आप कह सकते हैं कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में पार्टीशन प्रॉपर नहीं होती, या एओर्टा ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। इसमें एबनॉर्मैलिटीज क्या हो रही है, नंबर एक हम कहते हैं कि जो एओर्टा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ साथ राइट वेंट्रिकल से भी ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक। नंबर दो, जब एओर्टा इतनी जगह घेर लेता है तो पल्मोनरी आर्टरी के लिए थोड़ी जगह रहती है, इस वजह से लंग्स में बहुत थोड़ा ब्लड जाता है। नंबर तीन, वो यहाँ पे लिखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस बेचारे का ब्लड राइट वेंट्रिकल से होता हुआ जाता है, यानी कि ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। और नंबर चार, राइट वेंट्रिकल चूंकि
एओर्टा में भी ब्लड भेज रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में भी भेज रहा है, उसको बहुत काम करना पड़ा है, इनलार्ज राइट वेंट्रिकल हो जाता है। ठीक है, फिर आती है एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स। मुख्तलिफ सर्कुलेटरी इश्यूज आ रहे होते हैं तो उससे बॉडी के अंदर क्या क्या मसले आते हैं। एक तो साइनोटिक ब्लू स्किन, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू स्किन तक जा रहा होता है तो इसलिए स्किन का कलर ब्लूइश हो जाता है। नंबर 2, राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट में ब्लड आ रहा है लेकिन हार्ट आगे पंप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। ठीक है। नंबर 3, इनलार्ज राइट वेंट्रिकल, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आ रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा इनलार्ज हो जाता है। और नंबर 4, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं थी। कॉजेज ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज, जो बाय बर्थ एनोमलीज होती हैं उनकी वजह क्या हो सकती है, 2 लिखी हुई हैं। एक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से कंजेनिटल एनोमली हो गई है। 2, कोई हेरिडिटरी है, विरासत में कोई मसला आ रहा है तो उसकी वजह से हो गया। ठीक है, तो हम काफी सारे कॉजेज देख रहे हैं अब हम। एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वायरल इन्फेक्शन, दूसरा ये हेरिडिटरी हो सकता है, तीसरा ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है जिस तरह रोमेटिक फीवर में हमने डिस्कस किया था, और ये सिनोसिस और रिगर्जिटेशन। ये मुख्तलिफ इशूज हैं, मुख्तलिफ कॉजेज हैं जो कि आपके इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्कुलेशन, जब हम कार्डियक सर्जरी कर रहे होते हैं या हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग एक आर्टिफिशियल लंग और हार्ट का सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियली ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहे होते हैं। इस आर्टिफिशियल सिस्टम को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्कुलेशन। ठीक है, इसके कुछ रिस्क वगैरह भी हैं, हेपेरेंट वगैरह, ब्लड क्लॉट वगैरह कर जाते हैं, लेकिन हम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते तो हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसी को यूज करते हैं क्योंकि और कोई चारा भी नहीं हमारे पास, और मतलब हो जाता है ये काम प्रैक्टिकली, हम काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ब्लड को आर्टिफिशियली ऑक्सीजनेट किस किस तरह से कर सकते हैं, या तो ब्लड के अंदर हम बबलिंग कर देते हैं ऑक्सीजन की, या ब्लड को हम इस तरह डिप करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वो ऑक्सीजनेट होता चला जाता है, या हम रोटेटिंग डिस्क के ऊपर उनकी सरफेस पे ब्लड को फिरा लेते हैं, उससे ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाती है, या ऐसी थिन मेम्ब्रेन के साथ गुजरते हैं जब थिन मेम्ब्रेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल होती हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, आखिर में यही बता रहे हैं कि जो हार्ट की ऐसी वैल्वुलर डिजीज होती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती हैं, इनके अंदर हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो रही होती है, हार्ट का साइज इंक्रीज कर रहा होता है क्योंकि जाहिर बात है एक्स्ट्रा ब्लड मुख्तलिफ एरिया वगैरह के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, और इस हाइपरट्रॉफी की वजह से इश्यूज मजीद बढ़ सकते हैं, फिब्रिलेशन वगैरह हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है अगर हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड ना मिल सका, और रिस्क ऑफ डेवलपमेंट रिदमिया हो जाती है, यानी कि कुछ एबनॉर्मल हार्ट बीट्स वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। की बात की जाए तो मैं क्वेश्चंस के लिए ये वाली बुक यूज कर रहा था, आमना इकबाल की यूटस के पास पेपर की बुक, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया, वहां से भी आप इस बुक के लेटेस्ट एडिशन को परचेज कर सकते हैं। वैसे ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।